हेलो क्लास 10th। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव चैप्टर नंबर 13 से। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन। घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? आपने देखा होगा कई बार ऐसा सुनने में आया है कि किसी घर के अंदर कोई आग लग गई या कोई और दुर्घटना हो गई, तो वो किस कारण से होती है। तो इसके ऑप्शंस हैं। सबसे पहला ऑप्शन है फ्यूज़ तार। बेटा देखो, फ्यूज़ तार जो है वो दुर्घटना का कारण नहीं बनती, बल्कि दुर्घटना से हमें बचाती है। जब किसी सर्किट में ज़्यादा करंट फ्लो करने लग जाता है तो फ्यूज़ तार गर्म होकर मेल्ट हो जाती है और सर्किट को ब्रेक कर देती है और उसमें करंट फ्लो करना बंद हो जाता है। इसलिए वह दुर्घटना से हमें बचाती है, दुर्घटना इससे कम होती है। दूसरा ऑप्शन है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है कि दोनों तारें, जिसको हम ठंडी तार और गर्म तार, लाइव और न्यूट्रल कहते हैं, वो आपस में मिल जाती हैं और उससे जो है स्पार्किंग हो जाती है। तो ये जो है कारण जो है वो दुर्घटना का बन सकता है। तो देखते हैं और हमारे ऑप्शंस क्या हैं। सी धारा प्रवाह। धारा प्रवाह यानी करंट का फ्लो। करंट का फ्लो तो होगा ही होगा। और नंबर 4 इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन भी नहीं है। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो है बी, शॉर्ट सर्किट। यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव, या यूँ कहो कि लाइव और न्यूट्रल का आपस में मिल जाना, जिसके कारण से उसमें स्पार्किंग होती है और स्पार्किंग से आग लगने का खतरा रहता है। हमारा अगला प्रश्न है, फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है? देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले आपको फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो मैं उसके बारे में भी आपको जानकारी देता हूँ। पहले हम इसमें ऑप्शंस देख लेते हैं। धारा का, चुंबकीय क्षेत्र का, बल का, या इनमें से किसी का नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बल का। तो अब मैं आपको फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम की जानकारी देता हूँ। ये जो आप साथ में चित्र देख रहे हैं, इसमें आपने देख रहे हैं कि आपकी जो सबसे बड़ी उंगली है, पहली उंगली है, और जो अंगूठा है, वो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर यानी कि एक दूसरे के 90 डिग्री पर है। और जो आपकी जो पहली उंगली है, जो फर्स्ट फिंगर है, वो मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाती है। जो आपकी सेंट्रल फिंगर यानी कि जो सबसे बड़ी उंगली है, वो करंट यानी विद्युत धारा की दिशा को दिखाती है। और जो अंगूठा है वो फोर्स यानी कि बल की दिशा को दिखाता है। तो हम कह सकते हैं कि यदि किसी सर्किट के अंदर जो है वो करंट जो फ्लो हो रहा है किसी मैग्नेटिक फील्ड में और उसके ऊपर फोर्स लगती है, तो करंट की दिशा हमारी सबसे बड़ी उंगली से देखी जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमारी पहली फिंगर से, और जिस दिशा में बल लग रहा है वो थंब से यानी कि अंगूठे से देखा जाएगा। और इस नियम को हम फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम भी कहते हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। एक विद्युत धारावाही तार के समीप एक दिक्सूचक सुई रखी जाती है, यानी कंपास रखा जाता है। तो यह सुई ए विक्षेपित होगी, बी यह विक्षेपित नहीं होगी, सी धारावाही तार जो है वो विक्षेपित होगी, और डी जो है धारावाही तार विक्षेपित नहीं होगी। तो देखिए, इसको क्वेश्चन को करने से पहले इसका हम चारों ऑप्शंस तो हमने देख लिए हैं। हमें थोड़ी जानकारी होनी चाहिए कि यदि कोई भी तार जिसमें से करंट को यानी कि विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है, तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। और चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जो है वो लाजमी है, ये ज़रूरी है कि जो भी कंपास होगी, छोटी सी एक दिक्सूचक यानी कि मैग्नेटिक सुई होगी, तो वो डिफ्लेक्ट जरूर होगी, वो विक्षेपित अवश्य होगी। तो इसका सही उत्तर हुआ विक्षेपित होगी। अब इसमें साथ में अब चित्र देखिए, यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि पॉजिटिव से नेगेटिव करंट फ्लो कर रहा है, यानी कि विद्युत धारा चल रही है। अगर विद्युत धारा इस करंट में इस वायर में, इस तार में प्रवाहित हो रही है, तो उसके नज़दीक जो है हमने एक कंपास यानी कि दिक्सूचक सुई रखी हुई है। तो दिक्सूचक सुई में दिखाया गया है कि वो थोड़ी सी घूम रही है, यानी थोड़ी सी विक्षेपित हो रही है। और जो जितना भी विक्षेपण हुआ है, यदि हम इसके करंट को ज़ीरो कर देंगे, विद्युत धारा को शून्य कर देंगे, तो जो भी विक्षेपण है वो ख़त्म हो जाएगा और वह जिस दिशा में
पहले थी उसी दिशा में अलाइन हो जाएगी, उसी दिशा की तरफ वापस चली जाएगी। इसका मतलब यह हो गया कि किसी भी चालक में, किसी भी तार में जब विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की दिशा में परिवर्तन होने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल जाती है, कोई परिवर्तन नहीं होता, चालक तार जिसमें धारा बहती है दिक्सूचक पर कोई प्रभाव नहीं डालती है, और डी, दिक्सूचक चुंबकीय क्षेत्र से स्वतंत्र रहता है। तो इसमें देखिए डी ऑप्शन जो है कि दिक्सूचक यानी कंपास जो है वो स्वतंत्र रहती है, नहीं, ऐसा नहीं है। कंपास जो है, दिक्सूचक जो है वो चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित होता है, तो डी का ऑप्शन जो है वो हम नहीं मानते। अब चलते हैं सी पर। चालक तार जिसमें धारा बहती है दिक्सूचक पर कोई प्रभाव नहीं डालती, ये भी मिलता जुलता कुछ ऑप्शन लग रहा है डी से, तो ये भी गलत है। और कोई परिवर्तन नहीं डालती, ये भी गलत है। तो परिवर्तन तो देखो आएगा जब भी जो है विद्युत धारा की दिशा में परिवर्तन होगा तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में भी परिवर्तन अवश्य आएगा, इसलिए इसका सही उत्तर है बदल जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, यानी कि विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, जनरेटर को, गैल्वेनोमीटर को, एमीटर को या मोटर को। देखिए जो डी मोटर है, मोटर जो एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसा डिवाइस है जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, तो ये तो नहीं है। एमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो करंट को देखने के काम आता है, यानी कि विद्युत धारा कितनी प्रवाहित हो रही है किसी परिपथ में, तो यह भी आंसर नहीं है। गैल्वेनोमीटर जो है वो स्मॉल करंट किसी सर्किट में फ्लो होता है तो वो डिफ्लेक्ट होता है, तो यह गैल्वेनोमीटर भी इसका उत्तर नहीं है। तो जनरेटर यानी कि जनरेटर ही इसका आंसर है। इसको इंग्लिश में हम डायनामो भी कहते हैं, जो कि विद्युत धारा को उत्पन्न करने की एक युक्ति है, इसलिए इसका सही उत्तर हुआ ए, जनरेटर। चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के ध्रुवों पर होते हैं क्या, महत्तम, यानी कि ये कहना चाह रहा है कि आज चुंबक के जो ध्रुव हैं, नॉर्थ साउथ दो ध्रुव होते हैं, वहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र महत्तम होता है, निम्नतम होता है, सामान्य होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये चीज़ बता दूं कि जो भी मैग्नेट होता है उसके दो पोल्स होते हैं, दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, और उन ध्रुवों पर जो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो इसका सही उत्तर हुआ ए, महत्तम। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान ए, बहुत कम हो जाता है, बी, परिवर्तित नहीं होता, सी, बहुत अधिक बढ़ जाता है, या डी, निरंतर परिवर्तित होता है। तो लघु पथन में जो करंट होता है, जो विद्युत धारा है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तभी इसको लघु पथन कहते हैं, यानी कि इसमें प्रतिरोध कम से कम हो गया, मिनिमम हो गया, और जिसमें प्रतिरोध मिनिमम हुआ, न्यूनतम हुआ, वहाँ करंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है, ऑर्स्टेड, टेस्ला, या ऑर्स्टेड और टेस्ला दोनों ही हैं, ये इनमें से कोई नहीं। तो आपको दोस्तों ये चीज़ बता दूं कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का एसआई यूनिट, एसआई मात्रक जो है वो टेस्ला है। तो हमारा सही उत्तर हुआ बी। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्तित विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है, 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 70 हर्ट्ज या 80 हर्ट्ज। देखिए अलग अलग कंट्री में अलग अलग फ्रिक्वेंसी की इलेक्ट्रिसिटी घरों में आती है। हमारे घरों में जो हिंदुस्तान के अंदर जो प्रत्यावर्ती विद्युत आती है, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट जो आता है, उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है, उसकी आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। ए हमारा सही उत्तर है, तो ये याद रखना पड़ेगा। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठा किस दिशा को दिखाता है, धारा की दिशा को, धारा यानी कि करंट, बी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, सी,
ए और बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम है उसमें जो है वो थंब जो है वो धारा की करंट की दिशा को दिखाता है। ये आप साथ में एक चित्र देख रहे हैं, करंट नीचे से ऊपर जा रहा है तो हम क्या करते हैं, अपने अंगूठे को ऊपर की तरफ कर लेते हैं। तो जो हमारी जो उंगलियां जो मुड़ रही हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को दिखाएंगी। देख रहे हो मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र, वो गोल गोल सर्कल रेड कलर में नज़र आ रहे हैं आपको चित्र में। तो इस तरह से यदि किसी भी चालक में, सीधे चालक में करंट पास किया जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो उसके चारों तरफ का जो मैग्नेटिक क्षेत्र है वो इस तरह से सर्कल्स की शेप में, गोलों की शेप में आएगा, वृत्तों की शेप में आएगा। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्वक हवा में लटकी क्षैतिज चुंबक हमेशा रहती है। देखिए, जब भी हम कोई चुंबक लें और उस चुंबक को हम किसी धागे की मदद से लटका दें स्वतंत्र, तो वो किस दिशा में आएगी? ए पूर्व पश्चिम दिशा में, बी किसी भी दिशा में, सी उत्तर दक्षिण दिशा में, डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका सही उत्तर है सी उत्तर दक्षिण दिशा में, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अर्थ के नीचे भी एक बहुत बड़ा मैग्नेट है जो कि नॉर्थ साउथ की तरफ जो है वो डायरेक्ट है। तो उसके ऊपर जो रखी हुई कोई भी कंपास होगी या कोई मैग्नेट होगी तो वो भी नॉर्थ साउथ की दिशा में ही डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये देखिए चित्र में दिखाया जा रहा है कि एक धागे की मदद से एक मैग्नेट जो है, एक चुंबक जो है वो स्वतंत्र रूप से हवा में लटका हुआ है और वो नॉर्थ साउथ दिशा की तरफ जो है उसकी अलाइनमेंट है। तो वह अपने आप को उस दिशा के अंदर अपने आप को वो अलाइन कर लेता है। चुंबक के सजातीय यानी कि एक जैसे ध्रुवों के बीच होता है, एक जैसे यानी कि दोनों ही उत्तरी ध्रुव या दोनों ही दक्षिणी ध्रुव, तो उनके बीच में आकर्षण होता है, प्रतिकर्षण आकर्षण दोनों होते हैं, या प्रतिकर्षण होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जब भी सेम पोल्स होंगे, लाइक पोल्स होंगे, लाइक पोल्स यानी कि सजातीय ध्रुव होंगे, तो उनके बीच में जो है रिपल्शन यानी कि प्रतिकर्षण यानी कि दोनों इसे एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। ये आप चित्र में देख रहे हैं, दो साउथ पोल दिखा रखे हैं नीले रंग से और दोनों तरफ तीर की दिशाएं अलग अलग हैं, यानी कि वो दूर जाने की कोशिश करते हैं एक दूसरे से, यानी कि वो प्रतिकर्षित होते हैं। आकर्षण उसमें नहीं होता, प्रतिकर्षण होता है। चुंबक के विजातीय ध्रुवों के बीच यानी कि अनलाइक पोल्स यानी कि नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ पोल्स के बीच में किस तरह का बल लगता है? ए आकर्षण, बी प्रतिकर्षण, सी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो है वो आकर्षण का बल लगता है। आप इस चित्र में देख रहे हैं एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल को जब पास पास लाया गया है तो उनके जो तीरों की दिशाएं हैं वो बिल्कुल ऐसे एक दूसरे की तरफ इस तरह से आ रही हैं कि जैसे दोनों के बीच में एक आकर्षण का यानी कि अट्रैक्शन की फोर्स लग रही हो। बेलन की आकृति में लिपटे तार के अनेक वृत्ताकार फेरों की कुंडली को क्या कहा जाता है? वृत्ताकार कुंडली, परिनालिका, या ए और बी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसको परिनालिका और इंग्लिश में हम इसको सोलेनोइड कहते हैं। ये साथ में इसका चित्र भी देख लीजिए, ये कुछ चित्र बना हुआ है जिसमें जो तार जो है वो ऐसे लपेटी गई है, लपेटी जा रही है, लपेटते जा रहे हैं, लपेटते जा रहे हैं कि वो एक बेलन की आकार की आकृति बन जाती है। जब हम इसमें से करंट को प्रवाहित करते हैं तो यह भी एक चुंबक की तरह ही बिहेव करता है, जैसे बिल्कुल चुंबक हो। इसके भी दोनों दो पोल बन जाएंगे, नॉर्थ और साउथ, और इसको हम कहते हैं परिनालिका। तो इसका सही उत्तर हुआ बी। किसी चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में चलाने पर उसके सिरों के बीच विभवांतर पैदा होने की घटना क्या कहलाती है? यानी कि एक चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में चलाना शुरू कर दिया। जब हम किसी भी चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं
तो उनके बीच में जो है एक करंट प्रवाहित होता है। अगर उसको सर्किट को कंप्लीट कर दिया जाए तो इसको क्या कहते हैं? ए चुंबकीय प्रेरण, बी विद्युतीय प्रेरण, सी विद्युत चुंबकीय प्रेरण और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसको हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। सी हमारा राइट ऑप्शन हुआ। और इंग्लिश में हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और शॉर्ट में हम इसको EMIB बोल देते हैं। और इसी के आधार पर जो है वो जनरेटर बनाए जाते हैं। जनरेटर्स में भी जो है चुंबकीय क्षेत्र के अंदर चालक को घुमाया जाता है और उसमें जो है विद्युत उत्पन्न हो जाती है, विभवांतर पैदा होता है और विभवांतर से विद्युत बन जाती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? अब हम जिसकी बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण या EMI, उसकी इन्वेंशन किस साइंटिस्ट ने की थी? ए फैराडे ने, बी मैक्सवेल ने, सी एम्पियर ने या डी फ्लेमिंग ने। तो इसकी जो इन्वेंशन थी, इसकी जो खोज थी वो की थी फैराडे ने। विद्युत चुम्बकीय बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है? ए इस्पात, बी पीतल, सी नरम लोहा या सॉफ्ट आयरन भी कहते हैं इसको, या नन ऑफ द अबव यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है नरम लोहा। नरम लोहा हम लेते हैं और इसके ऊपर जो है हम जो है तार लपेट कर इसको हम विद्युत चुंबक बनाते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है सी नरम लोहा। व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग होता है? स्थायी चुंबक, विद्युत चुंबक, सामान्य छड़ चुंबक या नाल चुंबक। तो इसमें हम स्थायी चुंबक यानी कि परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं। किसी चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र जिसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण बलों के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है क्या कहलाता है? ए विद्युतीय क्षेत्र, बी चुंबकीय बल, सी चुंबकीय क्षेत्र या डी इनमें से कोई नहीं। तो जो भी चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र जहाँ पर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण बलों को महसूस किया जा सकता है, वो उसका एक इलाका होता है और उस इलाके को हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर हुआ चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाहक छड़ पर लगने वाले बल किसके लंबवत होते हैं? छड़ की लंबाई के, बी चुंबकीय क्षेत्र के, सी ए और बी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी ए और बी दोनों, यानी कि छड़ की लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र इन दोनों के जो है लंबवत यानी कि इन दोनों के जो परपेंडिकुलर है वो बल लगेगा, वो फोर्स लगेगी। यानी कि जो फोर्स है वो याद रखिए दोनों के परपेंडिकुलर होगी, छड़ की लंबाई के भी और चुंबकीय क्षेत्र के भी लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर होती है। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह 220 वोल्ट पर दिष्ट धारा होती है। दिष्ट धारा बोलते हैं जो अपनी दिशा नहीं बदलती, इसको हम इंग्लिश में डायरेक्ट करंट या DC भी कहते हैं। हमारे घरों में DC नहीं AC आती है, तो हमारा पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन भी गलत है, ये भी दिष्ट धारा है, इसकी सिर्फ वोल्टेज कम कर दी गई है। सी 220 वोल्ट पर प्रत्यवर्ती धारा, जी हाँ ये हमारा सही उत्तर है। हमारे घरों में जो करंट विद्युत आपूर्ति होती है वो 220 वोल्ट पर होती है और वह प्रत्यवर्ती धारा यानी कि जिसकी एक आवृत्ति होती है। और आपको एक प्रश्न में पहले भी बताया गया इसकी आवृत्ति 50 हर्ट्स यानी कि 50 हर्ट्स होती है। तो हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति हो रही है वो 220 वोल्ट 50 हर्ट्स की है। डी 12 वोल्ट इतनी कम वोल्ट की नहीं होती। तो राइट ऑप्शन इज सी 220 वोल्ट पर प्रत्यवर्ती धारा। हमारा अगला प्रश्न है, किसी तल पर लंबवत विद्युत धारा प्रवाहित हो तो चुंबकीय क्षेत्र क्या निरूपित करेगा? संकेंद्रीय वृत्त रेखाओं को यानी कि कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर लाइंस को,
रैखिक क्षेत्र रेखाओं को, ए और बी दोनों, या डी कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर पहले भी बताया है कि यदि जो है कोई भी एक वायर है, एक तार है जो सीधी रखी हुई है और उस पर जो है करंट जो है फ्लो करता है, तो उस पर जो 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 भी रेखाएं होंगी वो उसके चारों तरफ जो है वो सर्कल बनाएंगी। तो यहाँ पे आप चित्र में देख रहे हो करंट जो है वो बैटरी से निकल कर ऊपर से नीचे जा रहा है। तो अगर हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे को नीचे की तरफ करें तो हमारी उंगलियां जो हैं वो घूमती हैं उस जिस तरह से सुइयां घूमती हैं किसी घड़ी की, और उसी आकृति के अंदर सर्कुलर जो संकेंद्रीय वृत्त रेखाएं दिखाई गई हैं, देख रहे हैं आप यहाँ पर ये जो रेखाएं हैं ये घूमती हुई नजर आ रही हैं आपको। अगला प्रश्न है हमारा, अगर लंबवत धारा ऊपर से नीचे बहती है तो क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगी? कुछ कुछ मिलता ही क्वेश्चन है। अब आपने देख तो लिया है पिछले प्रश्न में कि अगर लंबवत धारा ऊपर से नीचे बहती है तो जो मैग्नेटिक फील्ड की यानी कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं हैं वो गोल गोल सर्कुलर पाथ में हैं, वृत्ताकार उसकी जो शेप है। परंतु अब वो पूछ रहा है कि किस दिशा में? घड़ी की सुई के घूमने के विपरीत, घड़ी की सुई के घूमने की दिशा में होंगी, किसी भी दिशा में होंगी, या डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी जहाँ पर आपने देखा, दोबारा इस चित्र में फिर देख लीजिए, वो चित्र दोबारा आपके सामने आ गया है कि यह जो दिखाया जा रहा है ये गोल गोल जो घूम रही हैं इसको हम कहते हैं इंग्लिश में क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और हिंदी में कहेंगे घड़ी की सुई के घूमने की दिशा। क्योंकि जो करंट है वो ऊपर से नीचे है, क्योंकि करंट ऊपर से नीचे आ रहा है इसलिए जो है इसकी जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड की चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं जो हैं वो घड़ी के घूमने की सुई की दिशा में हैं। इसलिए हमारा जो सही ऑप्शन है वो है बी। जब एक चालक तार क्षैतिज रूप से रखा जाता है तो विद्युत धारा प्रवाहित तार के ऊपर और नीचे चुंबकीय क्षेत्र पैदा होते हैं। समान दिशा में, विपरीत दिशा में, किसी भी दिशा में नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें विपरीत दिशाओं में जो है वो मैग्नेटिक जो क्षेत्र होगा। तो आप देखें कि यदि आप अपने अंगूठे को मान लीजिए तार आपके राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ मान लीजिए एक करंट फ्लो कर रहा है जो है, तो जब आप इसको अंगूठे को अपने लेफ्ट हैंड की तरफ करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो फिंगर्स हैं वो भी घूम रही हैं। तो अगर हम उसको नीचे की तरफ रखेंगे तो घूमती ही वो ऊपर आएगी, इसलिए हम ये कहेंगे दोनों दिशाएं जो हैं वो विपरीत हैं। अगला प्रश्न है, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? ए विद्युत मोटर में, बी विद्युत जनित्र में, सी एमीटर में, या सी डी गैल्वेनोमीटर में। तो विभक्त वलय जो है वो विद्युत मोटर में इस्तेमाल किए जाते हैं। तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के बाद या पश्चात परिवर्तन होता है? तो आपने देखा है कि जब भी परिभ्रमण होगा तो आधे परिभ्रमण के बाद करंट की दिशा जो है, जो विद्युत धारा उसमें प्रेरित हो रही है उसकी दिशा में परिवर्तन आ जाता है। तो एक पूरे परिभ्रमण में 2 बार उसके परिवर्तन आएगा, तो हम ये कह सकते हैं कि आधे चक्कर के बाद, आधे परिभ्रमण के बाद विद्युत धारा की दिशा में परिवर्तन आ जाता है। तो इसमें ऑप्शंस हैं 2, 1, आधे या चौथाई। इसलिए इसका सही उत्तर हुआ आधे परिभ्रमण के पश्चात। यदि एक लंबी चुंबक को 2 भागों में काट दिया जाए तो उसमें ध्रुवों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? देखिए ध्रुव जो है हमेशा 2 रहते हैं, तो एक चुंबक है उसके 2 जो ध्रुव थे, परंतु जब हमने इसको 2 भागों में बांट दिया तो वो एक नहीं 2 चुंबक बन गए, और हर चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं तो 2 चुंबकों में 4 ध्रुव हो गए।
तो इसका सही उत्तर जो है वो होना चाहिए 4। हमारे ऑप्शंस हैं 2, 3, 4, 6। तो हमारा राइट ऑप्शन है सी 4। इसी तरह से यदि हम इसी प्रश्न को कुछ इस तरह से कहें कि 3 भागों में काट दिया जाए तो 3 अलग अलग चुंबक बन जाएंगे। हर किसी के 2-2 ध्रुव हैं, तो पहले के 2, दूसरे के 2, तीसरे के 2, तो उत्तर 6 होता है। इसी तरह से अगर 4 भागों में बांट दी जाए तो 8 होगा, 5 भागों में बांट दिया जाए तो उत्तर 10 होगा। किसी कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए और विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उसमें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण एक फेरे की अपेक्षा कम होगा, बढ़ जाएगा, पूर्ववत रहेगा या विपरीत दिशा में होगा। देखिए, जैसे ही हम कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाते हैं तो उसमें जो है चुंबकीय क्षेत्र जो है वो फेरों की दिशा फेरों के नंबरों पर जो है वो निर्भर करता है, संख्या पर निर्भर करता है और वो बढ़ जाएगा। तो इसलिए हमारा जो सही उत्तर हुआ बी, बढ़ जाएगा। सीधे चालक तार पर चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाली बल की दिशा जानने के लिए उपयोग किया जाता है। क्या उपयोग किया जाता है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, दक्षिण हस्त नियम या डी मैक्सवेल के स्क्रूवेल का नियम। तो इसका सही उत्तर हुआ फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।